नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, EMRS में अकाउंटेंट की वैकेंसी आउट हुई है और पिछली वीडियो में हमने इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस किया था। इसमें 130 क्वेश्चन आएंगे और 130 ही नंबर के आएंगे। EMRS में जो अकाउंटेंट की वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी वैकेंसी इस बार देखने को मिली है। इस वीडियो में दोस्तों हम ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन और जो 40 ही मार्क्स के रहेंगे। इसमें जो ये सेगमेंट लिखे हैं जैसे अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंट्स, बजटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और GEM, तो इन पे हम सेपरेट वीडियो अलग अलग बनाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में ऑडिटिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लगभग हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वे क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं जो 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स के ही होंगे उन पर सेपरेट से अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इस चैनल से जुड़े रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि अंकेक्षण क्या है। अंकेक्षण को इंग्लिश में ऑडिटिंग बोलते हैं। तो अंकेक्षण क्या है? तो एक कला है, एक विज्ञान है और A और B दोनों। तो दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं, जो कॉमर्स के बैकग्राउंड के बच्चे हैं जिन्होंने UG PG कॉमर्स से किया है, तो ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग A और B। ऑडिटिंग एक आर्ट्स भी है और ऑडिटिंग एक साइंस भी है। तो इसका आंसर C होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकेक्षक का है? तो अंकेक्षक का कौन सा कार्य है, यह हमें ध्यान रखना है। ऑडिटर का कौन सा कार्य होता है? तो दोस्तों, ऑडिटर का कार्य क्या होता है कि खाते की गणितीय शुद्धता की जांच करना, अशुद्धियों को रोकना एवं ढूंढना, कपट को ढूंढना एवं रोकना। दोस्तों, ये तीनों काम ही ऑडिटर के होते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको ध्यान से बता दूं कि आपको ये जो 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 ही मार्क्स के होंगे, इसके लिए कोई अलग से बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने UG और PG और 11-12 में जो भी कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़े थे, आपको केवल वही नॉलेज काफ़ी है और आपको केवल वही बुक्स पढ़नी है जो आपने UG PG में पढ़ी थी और 11-12 में पढ़ी थी। इसके लिए अलग से आपको कोई और बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक अंकेक्षक कौन हो सकता है? तो इसमें लिखा है वाणिज्य स्नातक, विधि स्नातक, कॉस्ट अकाउंटेंट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कि D, इनमें से कोई नहीं। एक अंकेक्षक होने के लिए दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की आवश्यकता होती है, ना कि कॉस्ट अकाउंटेंट। पांचवा, टाटा कंपनी के लिए अंकेक्षण है। तो टाटा कंपनी है हमारी, उसके लिए अंकेक्षण क्या है? आवश्यकता है, विलासिता है, प्रतिष्ठा मूलक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वो है आवश्यकता। टाटा कंपनी के लिए अंकेक्षण करवाना एक आवश्यकता है, नीड है। प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखाक्रम होता है। जो अकाउंटिंग होती है प्रत्येक व्यवसाय के लिए, वो क्या है दोस्तों? आवश्यक है, करा सकते हैं उसको। या विलासिता है, प्रतिष्ठा मूलक है, D। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर B, आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अंकेक्षण को परिभाषित किया जा सकता है। अंकेक्षण कौन होता है दोस्तों? अंकेक्षण जो ऑडिटिंग में हम पढ़ते हैं, हमने UG में पढ़ा है ऑडिटिंग। और जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर का क्या काम होता है? तो दोस्तों, ऑडिटर का अंकेक्षण काम होता है केवल लेखा पुस्तक की जांच करना, ना कि वो लेखा पुस्तकें तैयार करता है। वो लेखा पुस्तकें बिल्कुल तैयार नहीं करता। वो केवल क्या करता है, वो खाता बही, लेज़र, अकाउंट्स, इनको चेक करता है कि इनमें कहाँ त्रुटियाँ, कहाँ शुद्धियाँ पाई गई हैं, इनमें उनको ठीक करता है। तो B इसका राइट आंसर हुआ दोस्तों। अंकेक्षण को परिभाषित किया जा सकता है लेखा पुस्तकों की जांच करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहाँ पुष्पालन समाप्त होता है, लेखांकन समाप्त होता है, अनुसंधान समाप्त होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह लेखांकन जहाँ समाप्त होता है वहीं अंकेक्षण प्रारंभ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पारी के लिए अंकेक्षण होता है। तो दोस्तों एक पारी के लिए अंकेक्षण क्या होता है? विलासिता, आवश्यकता, मितव्ययता, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है विलासिता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जहाँ अनुसंधान प्रारंभ होता है वहाँ क्या होता है? वहाँ दोस्तों अंकेक्षण समाप्त होता है। जहाँ अनुसंधान स्टार्ट होगा वहाँ दोस्तों अंकेक्षण समाप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये है। और इसके जो 2 ऑप्शन हैं दोस्तों वे PDF बनाते हुए हाइड हो गए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहाँ पुष्पालन समाप्त होता है वहाँ 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों कि A अंकेक्षण प्रारंभ होता है, B लेखांकन प्रारंभ होता है, C अनुसंधान प्रारंभ होता है और D उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका दोस्तों राइट आंसर है लेखांकन प्रारंभ होता है। जहाँ पुष्पालन समाप्त होता है वहाँ लेखांकन प्रारंभ होता है। दोस्तों ये जो मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये पिछले सालों के एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा ही नहीं है कि मैंने कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आपको PDF बना के दे दिए हैं। ये पिछले सालों के जो एग्ज़ाम हुए हैं UG PG और जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से मैंने क्वेश्चनों को उठाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन से अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षण अनिवार्य है? तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत अंकेक्षण अनिवार्य है। और अभी इसमें संशोधन भी किया है कि 2013 में एक्ट आया था कंपनी अधिनियम का दोबारा संशोधन किया है। 18 में भी संशोधन किया है इसमें, सन 2018 में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है संस्था की सही एवं सत्य स्थिति प्रदर्शित करना, असिद्धियों का पता लगाना, कपटों का पता लगाना तथा उन्हें रोकना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कपटों को पता लगाना तथा उन्हें रोकना। देखो अंकेक्षण का उद्देश्य ये तो है लेकिन मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। अशुद्धियों को पता लगाना ये भी मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि संस्था की सही एवं सत्य स्थिति प्रदर्शित करना, कि संस्था ने कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर रखी है। मुख्य उद्देश्य तो संस्था का भी यही रहा है, यही होगा ना कि उसके अकाउंट सही से मैनेज है नहीं है, कहीं गलतियाँ तो नहीं है, उसकी सही बैलेंस शीट क्या दर्शा रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे, कितना लॉस हो रहा है, कितने उसके डेटर्स है, कितने क्रेडिटर्स है, कितनी उसकी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं उसकी। तो बैलेंस शीट देख के ही ये सब पता लगता है। तो उसका सही आंसर क्या है? संस्था की सही एवं सत्य स्थिति प्रदर्शित करना। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का प्रकाशन किसने किया? डबल एंट्री सिस्टम। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब हम 11वीं क्लास में पढ़ते हैं कॉमर्स तो सबसे पहले हमें यही पढ़ने को मिलता है कि डबल एंट्री सिस्टम के सिद्धांत किसने दिया? तो लुकास पेसियोली। आप डबल एंट्री सिस्टम से भली भांति परिचित ही होंगे कि इसमें एक पक्ष डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। जनरल एंट्री के जो है हमारी जो अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री सिस्टम पर ही आधारित होती है दोस्तों। अगर हम किसी अमाउंट से डेबिट कर रहे हैं तो उसी अमाउंट से हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण में पुस्तपालन में लेखाक्रम का ज्ञान होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो पार्जित ज्ञान है। जन्मजात गुण नहीं होता है दोस्तों, मौलिक गुण नहीं होता है, उपरोक्त में सभी, ये ऑप्शन नहीं है, वो पार्जित ज्ञान है दोस्तों। इसमें कोई जन्म से पैदा लेकर थोड़ी हुआ इस ज्ञान को, इसको तो हम अर्जित करते हैं, तो पार्जित ज्ञान हुआ। उसको हम अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान UG PG CA इनके दौरान उसको प्राप्त करते हैं। ना जन्मजात गुण है, ना मौलिक गुण है, ना ये वाला ऑप्शन है, तो पार्जित ज्ञान इसका राइट आंसर हुआ। एक अंकेक्षक को होना चाहिए। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पिछले साल के एग्ज़ाम में आया है कि ईमानदार होना चाहिए उसको, ठीक है, निर्भीक होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका डी है कि हाँ ये 3 होना चाहिए। ईमानदार तो बहुत ज़रूरी है उसको होना, नहीं तो यानी
गवर्नमेंट के टैक्स को काफ़ी हद तक बचा सकता है। एक अंकेक्षक को नहीं होना चाहिए, तो 4 ऑप्शन है दोस्तों। एक अंकेक्षक क्या नहीं होना चाहिए? देखो, ईमानदार तो होना ही चाहिए उसको, चतुर भी होना चाहिए, धैर्यवान भी होना चाहिए, तो संकालु जो मन में शंकाएँ रखता है कि बिना खाते चेक किए ये बताना कि इसके खातों में तो गड़बड़ है भाई, तो ये नहीं होना चाहिए, उसके मन में शंका नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंकेक्षक में होना चाहिए नैतिकता, चतुराई, ईमानदारी, तो उपयुक्त सभी। तो उसका राइट आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी है। एक अंकेक्षक का उच्च नैतिक स्तर होता है, तो जन्मजात गुण होता है, सामान्य गुण, उपार्जित गुण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो उच्च नैतिक स्तर होता है वो जन्मजात गुण होता है, ये राइट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कार्यालय टेलीफोन का घरेलू प्रयोग है। दोस्तों कार्यालय में कोई टेलीफोन था और उसको हमने घर में इस्तेमाल कर लिया, तो ये क्या है? श्रम का गबन है? नहीं, श्रम का है। तो टेलीफोन है वो श्रम थोड़ी है, वो तो फैसिलिटी मिल रही है हमें कार्यालय में, उस फैसिलिटी का प्रयोग। जैसे कार हुई, कार है, कार्यालय की कार है, कार्यालय की कार का हमने घरेलू प्रयोग कर लिया, तो फैसिलिटी का गबन हुआ ना दोस्तों। तो संपत्ति का गबन ये भी नहीं है, तो उसका राइट आंसर है सुविधा का गबन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2000 की मशीन क्रय की, किंतु क्रय खाते का नाम डेबिट किया गया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो सैद्धांतिक बुद्धि है, लिपिक बुद्धि इसका राइट आंसर नहीं है, इसका आंसर है सैद्धांतिक बुद्धि। 2000 की मशीन क्रय की गई। दोस्तों हमने जनरल एंट्री बचपन में पढ़ी है, 11th-12th में पढ़ी है, तो आप बताइए 2000 की मशीन क्रय की तो उसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और फिर मैं इसका आंसर भी वहीं बताऊंगा आपको। 2000 की मशीन क्रय की इसकी जनरल एंट्री कैसे बनती है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही जवाब देते हैं। हरि का खाता 200 से अधिक नाम किया गया, जबकि राम खाता 200 से कम नाम किया गया। तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर है वो है क्षतिपूरक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हरि से 7800 रुपये पाए, किंतु उसके खाते में 8000 जमा किए। तो दोस्तों हरि से मिलने थे हमें 7800 रुपये, 7800 रुपये तो हमें मिल गए, लेकिन हमने क्या काम करा? हरि के खाते में 8000 रुपये जमा कर दिए। कितने फालतू जमा कर दिए हमने दोस्तों? 200 रुपये। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? आप है ना कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी। देखते हैं कितने विद्यार्थियों को जनरल एंट्री अभी तक आती है बनानी, भूले नहीं है। तो लिपि क्या शुद्धि है दोस्तों? ये क्लरिकल एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लागत अंकेक्षण का उद्देश्य है। तो दोस्तों उसका लागत अंकेक्षण होता है कॉस्ट ऑडिटिंग। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य दोस्तों मुख्य है, सहायक है, विशिष्ट है। तो उसका राइट आंसर सी है, विशिष्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये PDF में कट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ते हैं। छल कपट की रोक अंकेक्षण का है, मुख्य उद्देश्य है, सहायक उद्देश्य है, सामाजिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों छल कपट की रोक अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में एग्जिट ही पूछे जाता है, जूं के तो ही ऐसे पूछे जाएंगे कि छल कपट की रोक अंकेक्षण का है, मुख्य है, सहायक है, सामाजिक है, कौन सा उद्देश्य है। और आप इनको पढ़ के आसानी से टिक लगा सकते हो कि सहायक है, मुख्य उद्देश्य नहीं है अंकेक्षण का ये वाला कार्य। तो दोस्तों ध्यान रखना है, आपको ऐसे ही हूबहू याद कर लेना है। और बाकी जो सेगमेंट है, जैसे यानी आपका टैक्सेशन हुआ, जैसे अकाउंटिंग हुई, इनके जो पिछले साल के पेपर हैं उनके जो क्वेश्चन उनको भी मैं लेकर आऊँगा। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए अंकेक्षण अनिवार्य होता है? एकांकी व्यापार, साझेदारी, कंपनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कंपनी के लिए अंकेक्षण अनिवार्य होता है, एकांकी व्यापार के लिए अनिवार्य नहीं होता है, ना ही साझेदारी के लिए होता है, कंपनी के लिए होता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, एग्जाम में एग्जिट ही पूछा जाएगा, एग्जैक्ट।
एक अंकेक्षक होता है, जब हम पढ़ते थे 11वीं-12वीं में, तो एक अंकेक्षक होता है पालतू कुत्ते की तरह, शिकारी कुत्ते की तरह, ए और बी दोनों, उसमें से कोई नहीं। तो ये एक अंकेक्षक दोस्तों पालतू कुत्ते की तरह होता है, जिसका राइट आंसर है ए। अनुसंधान कराया जाता है किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किसी सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनुसंधान कराया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए। अनुसंधान है संक्षिप्त, विस्तृत, सी ए बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अनुसंधान क्या है, एक विस्तृत टर्म है, विस्तृत रूप में अनुसंधान किया जाता है, ना कि शॉर्ट रूप में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी आंसर राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुसंधान प्रारंभ होता है जब पुस्तपालन समाप्त होता है, जब लेखांकन समाप्त होता है, जब अंकेक्षण समाप्त होता है। दोस्तों अभी ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि अनुसंधान प्रारंभ होता है, तो इसका राइट आंसर है जहाँ अंकेक्षण समाप्त होता है वहीं अनुसंधान प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 33। अनुसंधान किसके द्वारा कराया जाता है, तो कौन कराता है अनुसंधान? तो ऑप्शन ए व्यवसाय के मालिक द्वारा, बाह्य पक्षों द्वारा, सी ए बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर है वो दोनों है कि व्यवसाय के मालिक द्वारा भी किया जाता है और बाह्य पक्ष जैसे गवर्नमेंट हुई, कोई एनजीओ हुई, एनजीओ के दबाव में आके कर देगी कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा संस्था में, तो इन दोनों के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुसंधान होता है, तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अनुसंधान अनिवार्य, ऐच्छिक, सी ए बी दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अनुसंधान ऐच्छिक होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसंधान कराया जाता है विशिष्ट उद्देश्य से, सामान्य उद्देश्य से, ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अनुसंधान कराया जाता है विशिष्ट उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसंधान प्रतिवेदन होता है संक्षिप्त, विस्तृत, ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो बी है, विस्तृत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन के लिए किसकी स्वीकृति लेनी जरूरी है? तो पार्षद सीमा नियम में स्वीकृति लेना किसकी जरूरी है दोस्तों? ऑप्शन पढ़ते हैं। केंद्र सरकार, न्यायालय, राज्य सरकार, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ना केंद्र सरकार की स्वीकृति जरूरी है, ना न्यायालय की, ना राज्य सरकार की। दोस्तों पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन लेने के लिए जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं उनकी स्वीकृति की जरूरी होती है। टेबल एफ विकल्प है पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, पर विवरण, मिनट बुक। तो दोस्तों उसका राइट आंसर है बी, पार्षद अंतर नियम। दोस्तों यहाँ पर ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। आप इन दोनों में क्या अंतर होता है ये कमेंट बॉक्स में जाकर बताना कि पार्षद सीमा नियम क्या होता है और पार्षद अंतर नियम क्या होता है, इनको जाके आप बताना। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2.5 संबंधित है। दोस्तों पार्षद अंतर नियम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पार्षद सीमा नियम क्या होता है और पार्षद अंतर नियम, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके बताना और मैं वीडियो के अंत में इन दोनों का अंतर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(56) से संबंधित है, पार्षद सीमा नियम से संबंधित है। दोस्तों इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर प्रविवरण है। एक बात इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें जो धारा वाले क्वेश्चन हैं ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ये केवल 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इनको याद करना बहुत मुश्किल होता है कि इतनी धारा हम कैसे याद करेंगे, ये भी तो एक अपना आप में सवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों।
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 संबंधित है। तो कंपनी अधिनियम धारा 4 संबंधित किससे है? पार्षद सीमा नियम से। ये धारा आपको ध्यान रखनी है, कंपनी अधिनियम की धारा 4 और कंपनी अधिनियम की धारा 5। 4 और 5 को ध्यान में रखना है कि एक पार्षद सीमा नियम से है और एक पार्षद अंतर नियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 26 संबंधित है। दोस्तों राइट आंसर प्रविवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 संबंधित है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं आपको, तो आपको बताना है कि किससे संबंधित है। अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन, बट्टे पर अंशों का निर्गमन और सममूल्य पर अंशों का निर्गमन। तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर है वो ए है, अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 संबंधित है। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो अंश पूंजी में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 संबंधित है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो धारा 53 का संबंध दोस्तों अंशों का बट्टे पर निर्गमन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 संबंधित है, अंश अधिपत्र। राइट आंसर इसका दोस्तों बी है, अंश अधिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 56 संबंधित है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 56 संबंधित है दोस्तों अंश प्रमाण पत्र से।